द कोड ऑन वेजेस 2019 के इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारा लेक्चर ये 6 है इस सीरीज का और चैप्टर 5 एडवाइजरी बोर्ड को हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें केवल एक ही सेक्शन है, सेक्शन नंबर 42, बट बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चांसेज हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसीलिए नीचे आपको MCQ भी मिलेगा और एक परफॉर्मेंस स्केल भी मिलेगी एज यूजुअल, जैसे कि आपको पहले वाले वीडियोस में मिलते आ रहे हैं। चैनल पे नए हो तो एज यूजुअल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के PDF के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्कशन के लिए आप मुझे ग्रुप पे फॉलो कर सकते हैं और बाकी सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे PDF की तरफ चलते हैं और यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको ऑफिशियल गजट ऑफ द कोड ऑन वेजेस 2019। अब हम डायरेक्टली चलते हैं हमारे सेक्शन नंबर 42 पे। तो यहाँ पे आपको चैप्टर 5 नज़र आ रहा है एडवाइजरी बोर्ड का, जिस पे हमारा आज डिस्कशन होने वाला है। इसका सेक्शन 42 बात करता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड एंड स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का। पहले आप ये जान लो कि एडवाइजरी बोर्ड क्या होता है। तो एडवाइजरी बोर्ड, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि कोई एडवाइस करने वाला होगा, तो कोई होगा, एक नहीं, पूरे लोग होंगे। हम आगे देखेंगे कि एडवाइजरी बोर्ड में कौन कौन से लोग होते हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होती है। पर पहले ये जान लो कि इनसे उम्मीद किया जाता है कि ये सरकार को एडवाइस देंगे और सही एडवाइस देंगे। अब कितना सही देते हैं वो तो आपको प्रैक्टिकली जब इंडस्ट्री में जाओगे तो पता चलेगा। अब कौन कौन होना चाहिए इस एडवाइजरी बोर्ड में, तो 2 बोर्ड होते हैं बेसिकली। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है जिसे हम कहते हैं सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, और एक स्टेट गवर्नमेंट बनाती है जिसे हम कहते हैं स्टेट एडवाइजरी बोर्ड। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करती है और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करती है। वेरी सिंपल इज दैट। अब इसमें जो मेंबर होते हैं, पहला कि जो रिप्रेजेंटेटिव होगा एम्प्लॉयर का। अब एम्प्लॉयर का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, ये लोग होते हैं एजुकेटेड, पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग होते हैं, ताकि ये प्रॉपर तरीके से जो पर्सपेक्टिव है इंडस्ट्री का वो गवर्नमेंट के सामने रख पाए। पर यहाँ पे थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट होती है, हालांकि गवर्नमेंट अपने तरफ से बैलेंस करना चाहती है। यहाँ पे इक्वल अमाउंट में, मतलब जितने लोग एम्प्लॉयर के होंगे उतने ही लोग एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेशन के तरफ से भी होंगे। बट अनफॉर्चुनेट चीज़ यहाँ पे ये होती है कि भैया यहाँ पे होने लगती है नेतागिरी। मतलब जो यूनियन के लोग होते हैं, जो पार्टी में पहुँच रखने वाले लोग होते हैं, वो बेसिकली एडवाइजरी बोर्ड में चले जाते हैं, अपनी पॉकेट भर लेते हैं। लेबर चाहे जैसे भी रहे, उसकी सुख सुविधा बढ़नी चाहिए, घटनी चाहिए, उसके वेजेस ज़्यादा होने चाहिए, कम होने चाहिए, इस पे कितना ध्यान रखते हैं ये इस पे हम कुछ खास कमेंट नहीं कर सकते हैं। पर ये समझ लो कि जहाँ पे नेतागिरी होती है वहाँ पे फैसिलिटी ऑटोमेटिकली डिग्रेड हो जाती है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा अन्याय होता है और ये लोग तो बड़े प्रोफेशनल होते हैं। चलिए, यहाँ पे कुछ इंडिपेंडेंट लोगों को भी रखा जाता है कि अगर ये ध्यान ना रख पाएँ, मान ली कहीं पे डिसबैलेंस हो रहा है मैटर, तो कुछ लोग इंडिपेंडेंट हो जिनको ना ही इंडस्ट्री से मैटर है और ना ही एम्प्लॉय से मैटर है, वो ये देख पाएँ कि सब कुछ ठीक हो रहा है, फ्री हो रहा है और फेयर तरीके से हो रहा है। फ्री का मतलब ये है कि ऐसा तो नहीं कि कुछ लोग हाईजैक कर रहे हैं हमारे कमेटी को और सरकार को जो एडवाइस दे रहे हैं वो वेलफेयर में नहीं है, चाहे इंडस्ट्री के या फिर एम्प्लॉय के। ठीक है, तो ये ध्यान रखने के लिए रखा जाता है इंडिपेंडेंट पर्सन को। बट जनरली ये इंडिपेंडेंट पर्सन एडवाइस कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट रखती है। एक फ़ायदा और होता है कि जो चेयरमैन होगा बोर्ड का वो बेसिकली होगा इन इंडिपेंडेंट जो पर्सन हैं इन्हीं से, और इनका नंबर 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, स्टार बना देता हूँ। ये चेयरमैन भी हो सकते हैं, मतलब जो चेयरमैन होगा ना ही एम्प्लॉयर का रिप्रेजेंटेटिव होगा और ना ही एम्प्लॉय का रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो होगा इंडिपेंडेंट पर्सन। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो इसका सब क्लॉज डी है ये बात करता है कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में कुछ स्टेट का भी रिप्रेजेंटेशन तो होना चाहिए ना, तो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ पे होते हैं। 5 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं स्टेट के। डेफिनेटली कौन भेजेगा उसको, रिकमेंडेशन कौन देगा? स्टेट गवर्नमेंट देगी। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका जो सब सेक्शन 2 है 42 का, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। जो आपका सब सेक्शन 1 है, जो कमेटी मेंबर की हम बात कर रहे हैं,
मान लीजिए यहाँ पे 9 मेंबर होते हैं तो कहा जाता है कि इन 9 मेंबर में से 1/3 मिनिमम 1/3 वोमन होना चाहिए। और ये कोई कंडीशन नहीं है कि ये वोमन कैंडिडेट एम्प्लॉयर से आएंगे, एम्प्लॉय से आएंगे या इंडिपेंडेंट होगी, बट कहीं से आए ये 1/3 होना चाहिए। दैट्स मीन कि यहाँ पे टोटल 3 कैंडिडेट वोमेंस के होने चाहिए अगर 9 की कमेटी बनती है। डिपेंड करता है, कमेटी का एज सच कुछ फिक्स नहीं दिया गया है, कमेटी कितना की भी हो सकती है, बट जितना की भी होगी 1/3 कौन होगा, वोमन होंगे। अब कहोगे वोमेंस को एज सच यहाँ पे क्या जरूरत है, तो वो इसलिए कि जो बेसिकली फिगर आउट करेंगी कि जो वोमन एम्प्लॉय हैं उनको स्पेसिफिक क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि मान लीजिए कोई वोमन एम्प्लॉय है, उनका अलग से कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि आपके यहाँ पे एक फीडिंग रूम होना चाहिए, प्रॉपर बाथरूम होना चाहिए, रेस्ट रूम होना चाहिए। आदमियों का तो कैसे भी चल जाता है काम, बट ये फीमेल के साथ नहीं होता है। सिक्योरिटी प्रॉपर होना चाहिए, अगर नाइट में वर्क हो रहा है तो वुमेन्स के लिए एडिशनल फैसिलिटी क्या क्या दी जा रही हैं, तो ये सारी चीज़ें टेक केयर करने के लिए वुमेन्स को लगाया जाता है। ये मान के लगाया जाता है कि ये फीमेल के फीलिंग के साथ ज़्यादा अटैच्ड होंगी, इसलिए उनके साथ ज़्यादा न्याय कर पाएंगी। पर कितना न्याय करती हैं ये आप सभी को पता है। मुझे तो लगता है कि एक फीमेल मतलब एक मेल आदमी ज़्यादा न्याय कर पाता है जब फैसिलिटी डिसीजन की बात आती है फॉर द वुमन, चाहे रीजन जो भी हो। प्रैक्टिकलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी थ्योरेटिकली तो वुमेन्स को रखा ही जाएगा वहाँ पे। चलिए, जो सब सेक्शन 3 है यहाँ पे, अब ये जो एडवाइजरी बोर्ड है इसका बेसिकली फंक्शन क्या होगा, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इसका फंक्शन क्या है, काम क्या है। तो इनका फंक्शन होता है कि जो सरकार है उसको बेसिकली जो वेजेज है, मिनिमम वेजेज, उसको फिक्स करने का, उसको रिवाइज करने पे एडवाइस करें, किस तरीके से वुमेन्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हम दे सकते हैं। जैसे अब तक देखा गया है ना कि वुमेन्स को जो अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी इंडस्ट्री में वो कम मिलती है, उसके कई सारे कंस्ट्रेन हो सकते हैं। मान लीजिए इंडस्ट्री वाले कहते हैं यार वुमेन्स को रख लोगे, एडिशनल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, एडिशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो हम क्यों रखें वुमेन्स को। तो ये बेसिकली देखते हैं कि एडवाइजरी बोर्ड का काम होता है कि आप देखो कि कहाँ कहाँ पे हम वुमेन्स एम्प्लॉय को प्रमोट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे वुमेन्स एम्प्लॉय को नहीं लिया जा रहा है, तो किसी तरीके से उनको प्रमोट किया जा सके। और मान लीजिए कहीं पे पहले से वुमेन काम नहीं कर रही हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नोटिफिकेशन निकालती है कि पहले से वहाँ पे वुमेन्स के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा था, तो अगर वहाँ पे अब अलाउ किया जा रहा है तो उसकी फिजिबिलिटी चेक करना इनका काम होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसका जो क्लॉज डी है ये कहता है कि पूरे कोड बिल पे, ये पूरे कोड, पूरा जो ये एक्ट है, इस पे किसी भी सेक्शन पे वो कुछ भी एडवाइस कर सकते हैं। तो हर किसी मैटर पे एडवाइस कर सकते हैं। कुछ मैटर यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, पर ये सारे मैटर पे एडवाइस कर सकते हैं। इनके एडवाइस के बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्ट भी कर सकती है। जो आपका सब सेक्शन 4 है, एवरी स्टेट गवर्नमेंट शैल कंस्टिट्यूट द स्टेट एडवाइजरी बोर्ड। अब सिमिलरिटी एकदम समझ लो कि आप ये सेंट्रल की रिपब्लिका है। जो चीज़ें हमने ऊपर से डिस्कस किया है सारी यहाँ पे भी होंगी, इनका काम वही होगा, बस स्टेट लेवल का होगा। यहाँ पे भी फीमेल एम्प्लॉय होनी चाहिए, यहाँ पे भी फीमेल एम्प्लॉयमेंट को कैसे बढ़ाएं वो देखा जाएगा। सारी चीज़ें होंगी बट विथ रेफरेंस टू स्टेट होंगी, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हमने डिस्कस किया, सेम चीज़ें होंगी। यहाँ पे भी आप देखो कि कौन कौन होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट में भी जो मेंबर्स होंगे वो एज इट इज़ होंगे जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, बट वहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड के केस में जो डिसीजन मेकिंग की पावर होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ सेम रहती हैं। देखिए, चेयरमैन भी कौन होगा, जो यहाँ पे इंडिपेंडेंट पर्सन होगा वही होगा। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज सेम हैं, बस एक्सेप्ट देन कि ये स्टेट गवर्नमेंट की जुरिडिक्शन वाली बात है। चलिए, इसका जो सब सेक्शन 8 है ये बात करता है कि जो फीमेल एम्प्लॉय, इसके पहले जो हमने डिस्कस किया था सब सेक्शन 4 का जो AB वाला पॉइंट है, उसमें कहा गया है कि स्टेट एडवाइजरी बोर्ड शैल हैव रिगार्ड द नंबर ऑफ वुमेन एम्प्लॉयड इन द कंसर्न्ड एस्टेब्लिशमेंट एंड द एम्प्लॉयमेंट, नेचर ऑफ वर्क, उनका आवर ऑफ वर्क क्या है, सुटेबिलिटी क्या है। मतलब इन शॉर्ट कि जो वुमेन एम्प्लॉई हैं उनके टेक केयर करना भी होता है एडवाइजरी बोर्ड का काम, जैसा कि इससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में भी हमने देखा था। और ये चीज़ें इनको भी ध्यान रखनी होती है कि ये भी ट्राई करते हैं कि किस तरीके से हम वुमेन एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर इस्टेब्लिशमेंट में। ये दोनों पॉइंट एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। पॉइंट नंबर 11 पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन आएगा ना कि इनका भाई जो एडवाइजरी बोर्ड है या चेयरमैन है, इनका
जो ऑफिस आवर होगा वो कितना होगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है सेंटर के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट पे, स्टेट के केस में स्टेट गवर्नमेंट पे। वो जब तक के लिए अपॉइंट करते हैं तब तक के लिए आप रहोगे। अब आप सोच के देखो कि जब कभी भी ये इस तरीके की पावर होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को भी नियुक्त कर सकती है, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि जितने टाइम के लिए चाहेगी उतने टाइम के लिए नियुक्त करेगी, तो कभी भी चीज़ें वहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती हैं और वो चीज़ें बहुत ज़्यादा फेयर नहीं रहती हैं, क्योंकि हर आदमी जो आप जिसको नियुक्त कर रहे हो वो आपके फेवर वाली चीज़ें ही करेगा। मतलब इन शॉर्ट सरकार जैसे चाहेगी वैसे ही वो लोग एडवाइस देंगे, या फिर सरकार जैसा सोच रही होगी। जैसे एडवाइजरी बोर्ड के लोगों को फील होगा कि यार ये सरकार ये करना चाह रही तो क्यों पंगा लेना, जो चाहती वही बता दो। अदरवाइज क्या करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट होगा तो आपसे इनका अनबन होगा, फिर आपको निकाल देंगे, नहीं निकालेंगे तो जो आपका टर्म है वो एक्सटेंड नहीं करेंगे, क्योंकि सारी पावर इनके पास हो। तो जब कभी भी किसी चीज़ में इंडिपेंडेंसी लाना होता है, फेयर तरीके से उनके डिसीजन को इंडोर्स करना होता है, उस टाइम पे इस टाइप के स्टेटमेंट नहीं लिखे होने चाहिए। वहाँ पे एटलीस्ट एक फिक्स टेन्योर होना चाहिए, एक फिक्स सैलरी होना चाहिए। सैलरी और टेन्योर डिसाइड करने के लिए एक प्रॉपर कमेटी होनी चाहिए कि कौन डिसाइड करेगा, एक प्रॉपर रोस्टर होना चाहिए, तब जाके चीज़ें फेयर होती हैं। अदरवाइज तो भैया फिर जो रखा है वही सरदार है और वही सरकार है, उसी की जी हुजूरी करने में एडवाइजरी बोर्ड का काम खत्म हो जाएगा। जैसे इससे पहले एडवाइजरी बोर्ड ने एडवाइज किया था, सरकार ने कहा कि भाई माफ़ करो, और एडवाइजरी बोर्ड एडवाइज भी क्यों करेगा, क्योंकि जैसे एडवाइज करेगा सरकार नहीं मानेगी उनकी बात तो फिर होगा क्रिटिसिज्म, और क्रिटिसिज्म कोई झेलना नहीं चाहता है। खैर जो भी हो, यहाँ पे इस पॉइंट को ख़त्म करते हैं, आगे चलते हैं हमारे MCQ की तरफ। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु कैन कंस्टिट्यूट द एडवाइजरी बोर्ड अंडर द कोड ऑन वेजेस 2019, बहुत आसान है। यहाँ पे पूछा नहीं है कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड या फिर स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, तो यहाँ पे दोनों होते हैं, क्योंकि 2 एडवाइजरी बोर्ड होता है एज पर द कोड, तो दोनों कर सकते हैं अपना अपना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु शुड बी अ पार्ट ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, कौन हो सकता है। तो रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, एम्प्लॉयर का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, एम्प्लॉय का, इंडिपेंडेंट पर्सन हो सकता है जिसकी संख्या 1/3 होती है, और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच स्टेट्स, मतलब स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, आप लोग अपने तरीके से आंसर करते रहिए और लास्ट में आपको अपनी परफॉर्मेंस स्केल भी देखनी है, मेरे आंसर का इंतजार ना करें। मिनिमम वुमन रिप्रेजेंटेटिव इन द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड कितनी होती हैं भाई, 1/3 होनी चाहिए। टोटल कमेटी मेंबर जितने होते हैं एडवाइजरी बोर्ड में उसके 1/3। क्वेश्चन नंबर 4, हु कैन बी चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, कौन चेयरमैन हो सकता है। तो क्या इसके रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, नहीं, इसके भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकते हैं। केवल और केवल इंडिपेंडेंट पर्सन जो बोर्ड मेंबर का होगा वही चेयरमैन बन सकता है। ऑब्वियसली चेयरमैन नियुक्त कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर केस सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की है। स्टेट गवर्नमेंट करती है अगर केस स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड या फिर स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, दोनों का फंक्शन एक ही होता है, बट एक स्टेट के केस में होता है, एक सेंटर के केस में होता है। तो कोई भी मैटर हो, एडवाइज एनी मैटर रिलेटेड टू दिस कोड, कोई भी मैटर हो उसमें एडवाइज कर सकते हैं। एडवाइज टू फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेज या रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेज, इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑफ द वुमन। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं, यहाँ पे आपका डी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु कैन अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, तो इसमें कौन करेगा, स्टेट करेगी ना, सेंटर नहीं करेगी, स्टेट करेगी। क्वेश्चन सेंट्रल का भी पूछा जा सकता है कि सेंटर पे कौन करता है, तो उस टाइम पे सेंट्रल हो जाएगा। हु कैन फिक्स द टर्म ऑफ द ऑफिस एडवाइजरी बोर्ड कंस्टिट्यूटेड अंडर दिस, कौन फिक्स कर सकता है, दोनों कर सकते हैं। स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का स्टेट करेगा और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का सेंटर करेगा, ठीक है। मतलब दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्पेसिफिक यहाँ पे नाम लिख के पूछा जा सकता है कि स्टेट एडवाइजरी बोर्ड के ऑफिस टर्म कौन फिक्स करेगा या फिर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का ऑफिस टर्म कौन फिक्स करेगा। तो उस केस में सेंटर पूछा तो सेंटर होगा, स्टेट पूछा तो स्टेट होगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है कि सेंटर या स्टेट, केवल एडवाइजरी बोर्ड मेंशन है, तो दोनों कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, क्योंकि एडवाइजरी बोर्ड स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, ठीक है। और एडवाइजरी बोर्ड की हम डिफिनीशन देखेंगे तो वो डिफिनीशन ऐसे करती है कि दोनों अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एडवाइजरी बोर्ड बनाते हैं। अब यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस स्केल है, आपने जितना सही किया उसके हिसाब से देख लो आप कहाँ पे फॉल करते हो। इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं, दिस इज द एंड। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।